हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स कोट। जैसा कि आप सभी को पता है क्लास 10th के आने वाले हैं बोर्ड, ठीक है। तो हम एनसीईआरटी का एक मैथमेटिक्स का करते हैं क्विक रिवीजन। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि है चैप्टर नंबर 3 आपके एनसीईआरटी के, और एनसीईआरटी पैटर्न पर ही हम इस क्वेश्चन को करेंगे और जो पीवाईक्यू हैं हम उनको कवर करते हुए चलेंगे। और जो जिस टाइप के क्वेश्चन है, मतलब टाइप ऑफ पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हम उनको भी कवर करते हुए इसमें चलेंगे। चलिए हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे ताकि आगे आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आपको इजी हो चीज़ें। तो चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है? सबसे पहले जिनकी वैल्यू वेरी करती रहती है, वेरी से ही हम देखें, वेरी से ही बना है वेरिएबल, मतलब जिसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, वेरी करती रहती है, वेरिएबल। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ x+3 इज इक्वल टू मान लीजिए 4 लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर या फिर मैं लिख देता हूँ y, लिख देता हूँ y, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 3 की वैल्यू जो है वो है कांस्टेंट, मतलब 3 की वैल्यू तो चेंज होने वाली नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 डाल देता हूँ तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। x की वैल्यू अगर मैं 2 डाल देता हूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 + 2 5 हो जाएगी। x की वैल्यू अगर मैं 0 डाल देता हूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसका मतलब x और y ये दोनों क्या कर रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, वेरी कर रहे हैं बार बार। तो ये क्या है, वेरिएबल्स। तो जैसे कि x हो गया, y हो गया, etc एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं हमारे, ठीक है। अभी आते हैं हम लीनियर इक्वेशन पर। इक्वेशंस तो हमने सुनी होंगी, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सुनी होगी, ठीक है। तो वैसे ही एक्सप्रेशन सुना होगा, वैसे ही इक्वेशन मतलब इक्वल टू का साइन लगा हो, ठीक है, उसमें कांस्टेंट हो और वेरिएबल हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे भैया, एक इक्वेशन बन गई। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने जैसे यहाँ पर लिखा ये x+3 इज इक्वल टू वाई लिखा मैंने, तो ये क्या हो गया, एक तरह से इक्वेशन बन गई। बट यहाँ पर क्या लिखा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन के दो पेयर। अब देखिए एक कैच है यहाँ पर, मैं बताता हूँ। अगर किसी इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में अगर एक वेरिएबल हो तो उसको सॉल्व करने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए, वेरिएबल को फाइंड आउट करने के लिए हमें कितनी इक्वेशन चाहिए, ओनली वन। बट अगर किसी इक्वेशन में दो वेरिएबल हो, कितने वेरिएबल हो, 2 वेरिएबल हो, तो उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें कितनी इक्वेशन चाहिए, 2 इक्वेशन चाहिए, ठीक है। मतलब कि सॉल्यूशन ऑफ वेरिएबल, मतलब वेरिएबल का आंसर निकालने के लिए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना, जो कि है हमारा इक्वेशन, ठीक है। कहने का मतलब जितने इक्वेशन रहेंगे हम उतने वेरिएबल उसमें से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे किसी इक्वेशन में 2 वेरिएबल हैं तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए, अगर हमारे इक्वेशन में 3 वेरिएबल हैं तो हमें 3 इक्वेशन चाहिए, ठीक है भाई। तो चलिए यहाँ पर हम जनरली जो क्लास 10th के लेवल के आपके पढ़ेंगे वो पेयर पढ़ेंगे। पेयर में 2 होती है, तो मतलब 2 वेरिएबल होंगे इक्वेशन में, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, सिंपल है भाई। तो अ पेयर ऑफ लीनियर, अब मैं एनसीईआरटी के बेसिस पे चलूंगा। तो क्या है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कैन बी रिप्रेजेंटेड एंड सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड एंड अलजेब्रिक मेथड। अभी क्या हुआ, मैं आंसर निकालने की बात कर रहा था कि वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 इक्वेशन लिखी हुई हैं, ठीक है, तो कोई भी 2 इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे x-2y इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें अभी वेरिएबल कितना हो गया, x और y 2 वेरिएबल हो गया। इसका मतलब हमें दो इक्वेशन चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। चलिए दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं यहीं पे। तो 3x + 4y - 20 या फिर इज इक्वल टू 20 ले लिया। चलिए तो 4y, तो ये क्या हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। चलिए भैया, अब अगर हमें 2 इक्वेशन मिल गई हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इनको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि x और y की हम क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, ठीक है। तो भैया इनकी वैल्यू निकालने के लिए आपको ये समझना है कि बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है, कई सारे मेथड हैं। मतलब इनकी वैल्यू निकालने के लिए, जो वेरिएबल है ना, इनकी वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास कई सारे मेथड हैं, ठीक है। तो मेथड में सबसे पहला मेथड क्या आता है, यहाँ पे देखिए, एक तो है ग्राफिकल मेथड और एक है अलजेब्रिक मेथड। ओके, मतलब हम इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, और अलजेब्रिक मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। और जो अलजेब्रिक मेथड है, इस मेथड के भी 2 मेथड भाई, ठीक है। तो वो मेथड हम आगे सीखने वाले हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड। क्या लिखा है, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे अलजेब्रिक में क्या हो जाएगा, एक तो है सब्स्टिट्यूशन और एक है भैया एलिमिनेशन। बोलो भाई, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये क्या हुआ, ये तो हुआ तरीका कि कितने तरीकों से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए
तो इससे पहले हमें क्या आना चाहिए कि ग्राफ पे किसी भी जो इक्वेशन दी गई है हमें उसको प्लॉट कैसे करते हैं, है ग्राफ पे कोई भी इक्वेशन दी गई है अगर, तो उसको हम प्लॉट कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हमें वही आना चाहिए। तो चलिए एक इक्वेशन लेते हैं, यहाँ पर इक्वेशन हमने ले ली x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है भाई, इतनी बात सबके समझ में आ रही है। चलो अब इसको अगर हमें प्लॉट करना हुआ किसी ग्राफ पर तो हम इसको कैसे करेंगे, तो देखिए सिंपल सा है, हम क्या करेंगे, इसको x के फॉर्म में x की वैल्यू कितनी आएगी वो लिख लेंगे। तो x इक्वल टू यहाँ पे क्या आ रहा है 6 माइनस यहाँ पे कितना आ रहा है 3y। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो वैल्यू रखते हैं। मतलब देखिए किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए, मिनिमम हमें 2 पॉइंट्स चाहिए। कितने पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स। तो हम क्या करेंगे, दो बार वेरिएबल है, इनकी वैल्यू वेरी करती है, तो बार बार दो वैल्यू रख के हम देख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक बार हम y को क्या रख लेते हैं 0, तो यहाँ पे x लिख देते हैं, यहाँ पे y। तो एक बार हम y को क्या रख देते हैं 0, चलिए y को हमने रख दिया 0। अब इस इक्वेशन में इसको डाल के देखेंगे तो x इक्वल्स टू 6 माइनस, और यहाँ पे y 0 हो गया तो 0 हो गया, तो यहाँ पे बचा 6। ठीक है, इसका मतलब एक पॉइंट तो हमें मिल गया 6/0 यानी 6 और 0। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, y को एक बार रख देते हैं 1। बोलो भाई, तो y को हमने एक बार रख दिया 1। तो अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू ये 6 माइनस ये कितना हो जाएगा, बोलो भाई कितना हो जाएगा, ठीक यहाँ हो जाएगा 3, 3 बन जाए 3। तो यहाँ माइनस हुआ, ये x इक्वल्स टू 3 आ गया, तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया 3। बोलो भाई कोई डाउट। तो हमें क्या मिला इस इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करूंगा आपके समझने के लिए, यानी कि इस जो इक्वेशन हमें दी गई थी उसके लिए हमने वेरिएबल्स की दो वैल्यू डाली और हमें 2 पॉइंट्स मिल गए। पॉइंट्स क्या क्या मिल गए भाई, 6 0 एंड यहाँ पे मिल गया 3 1। इतनी बात समझ में आई सबके। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, सिंपल सा हमें बनाना है एक ग्राफ। ठीक है, अपनी कॉपी में। तो एक ये ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करना है इस लाइन को, अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, कि इस ग्राफ पे हम किसी लाइन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ओके, एंड दिस इज x एंड दिस इज x डैश, दिस इज y एंड दिस इज y डैश, ओके। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 6, ये 6 है, तो एक पॉइंट तो ये आ गया। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई, ओके। अभी नेक्स्ट पॉइंट, इतना तो समझ में आ रहा होगा कि अगर x 6 है तो 6 यहाँ पे प्लॉट होगा और y 0 है तो यहाँ पे प्लॉट होगा, यहीं पे कोई इशू नहीं है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या है हमारा 3 1, तो यहाँ पे 1 2 3, 3 यहाँ पे हो गया और y का 1 यहाँ पे होगा, तो द नेक्स्ट पॉइंट विल बी प्लॉटेड ऑन एट दिस प्लेस, ओके। अभी क्या हुआ, हमें यहाँ से क्या मिल गया, हमें यहाँ पर 2 पॉइंट्स मिल गए, एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये। अब हम इस पर क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। बोलो भाई, स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। एंड व्हाट डज दिस लाइन मीन्स, what does this line means, this line means that this line is the graphical representation of the equation given, that is what equation was given, x plus 3y is equal to 6। मतलब इस इक्वेशन को हमने ग्राफिकली किस तरह से प्लॉट कर दिया, दिस इज हाउ वी प्लॉट एनी इक्वेशन ऑन द ग्राफ। अच्छा, सिंपल है। अगर मैं बोलूं आपसे, अभी अभी हमने ये क्या देखा, इतना ये पोर्शन, दिस वॉज ऑल अबाउट अ लीनियर इक्वेशन, बट वॉट वी आर गोइंग टू स्टडी, हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो भैया यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो क्या कोई हमें दो इक्वेशन दे दे, दो इक्वेशन, और बोले कि एक ही ग्राफ पर दोनों इक्वेशन को प्लॉट कर भाई, तो क्या हम नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे। क्या हम नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे, ओके गुड। तो हम दोनों इक्वेशन को इस पर प्लॉट कर लेंगे, और जब हम इक्वेशन को प्लॉट करेंगे यानी कि लाइंस को बनाएंगे, तो 3 केस हो सकते हैं। कितने केस, 3 केस, देयर विल बी 3 केस, मतलब 3 केस हो सकते हैं, ठीक है। आइदर जो लाइन ड्रॉ हुई है, जो लाइन दोनों ड्रॉ हुई हैं वो दोनों को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, ओके, और वो दोनों एक दूसरे के ओवरलैप कर जाएं, दोनों लाइनें, ओके। और एक केस और हो सकता है कि वो दोनों लाइनें आपस में पैरेलल चली जाएं। कैसी हो सकती हैं, पैरेलल चली जाएं। तो भैया इसका मतलब क्या हुआ, या तो वो इंटरसेक्ट कर सकती हैं, या तो वो ओवरलैप कर सकती हैं, या तो वो पैरेलल जा सकती हैं। मतलब वी कैन हैव 3 केसेस इन केस इफ वी आर प्लॉटिंग 2 लाइन्स ऑन अ ग्राफ। तो इसका कुछ कंक्लूजन आ रहा है, इससे कुछ क्या निकल के आ रहा है, कुछ कंक्लूजन निकल के आ रहा है, कुछ रिजल्ट्स निकल के आ रहा है कि भाई ऐसा हो रहा है, तो इसका क्या रिजल्ट है। तो देखिए
कुछ रिजल्ट ऐसा है, देखिए यहाँ पर कि ये देखिए, अगर यहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट करती हैं भाई, इंटरसेक्ट अगर करेगी तो जो ये पॉइंट है ये होगा वन सॉल्यूशन, मतलब x और y जो वेरिएबल्स उसमें हैं उसके कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेंगे। तो केवल यहाँ पे कितना निकलेगा, वन सॉल्यूशन। कितना निकलेगा, वन सॉल्यूशन। और अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर गई तो किसी भी पॉइंट को लो तो भाई वो आंसर ही है दोनों के लिए, सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन। कैसे बनाते हैं यार इनफिनाइट, हाँ समथिंग लाइक दिस, इनफिनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, इनफिनाइट सॉल्यूशन। इन केस अगर ये दोनों हैं आपस में पैरेलल तो ये दोनों मैच ही नहीं करेंगे, मिलेंगे ही नहीं, तो ये क्या है, नो सॉल्यूशन। क्या है, नो सॉल्यूशन, मतलब इसका आंसर ही नहीं निकल सकता। इसके बहुत सारे आंसर निकल सकते हैं कि हम गिन ही नहीं सकते, इतने आंसर हो सकते हैं, और इसका सिर्फ एक आंसर निकलेगा। बोलो भाई, इसका सिर्फ एक आंसर निकलेगा। अच्छा, अब इसी रिजल्ट को एनसीईआरटी के बुक के लैंग्वेज में अगर हम देखें तो इस तरफ आ जाइए आप, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए। अब ग्राफिकल मेथड में देखिए लिखा है आपकी एनसीईआरटी बुक में, एक मिनट, लेट मी सेलेक्ट पेन कलर, ओके। नाउ सी द ग्राफ ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय टू लाइन्स, ओके, विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ द लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, अगर लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, जैसा कि मैंने दिखाया एक लाइन पर इंटरसेक्ट करती हैं, देन द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट बिकॉज इट हैज यूनिक सॉल्यूशन फॉर द टू इक्वेशन, ओके। नाउ इफ द लाइन्स कोइंसाइड, इफ द लाइन कोइंसाइड मीन्स अगर एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन प्लॉट हो गई, ओके, इसमें क्या होगा, द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज डिपेंडेंट, द पेयर ऑफ इक्वेशन इज डिपेंडेंट, ओके भाई। अभी क्या है, देखिए जब इंटरसेक्ट कर रही है तो कंसिस्टेंट है, जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है तो डिपेंडेंट है, एंड इफ द लाइन्स आर पैरेलल, इफ द लाइन्स आर पैरेलल then they are called inconsistent, just opposite of the consistent. Here it was intersecting and here the lines are parallel, then in this case we will call it is inconsistent, and here we will call the equations are dependent, okay, ठीक है। तो अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, ठीक है, कि is it necessary to plot every line on graph and check, क्या ये ज़रूरी है कि हम हर लाइन को ग्राफ पे प्लॉट करें और उसके बाद पता चले हमें कि इनका नेचर कैसा है, कि मतलब आंसर आएगा इनका कंसिस्टेंट है, डिपेंडेंट है या इनकंसिस्टेंट है? नहीं, एक और मेथड है। वो कौन सा मेथड है, चलिए यहाँ पे देखते हैं हम वो मेथड, ओके। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव टू इक्वेशन, अगर हमारे पास दो इक्वेशन है और वो किस फॉर्म में है, ऐसे फॉर्म में है, a1x प्लस यहाँ पर b1y, ओके, यहाँ पर प्लस c इज इक्वल टू 0, और दूसरी जो इक्वेशन है दैट इज समथिंग लाइक दिस, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। नाउ लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। नाउ सी हियर वी हैव वन इक्वेशन, एक इक्वेशन हमारे पास ये है, ये हो गया, ठीक है। अभी एक इक्वेशन हमारे पास ये हो गया, बोलो भाई, हमारे पास हो गई दो इक्वेशन। अब ये तो है स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन, कौन सी फॉर्म है ये इक्वेशन की, स्टैंडर्ड फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है भाई। अब देखते हैं इसको जरा सा, यहां पर हम रेशियोज ले सकते हैं, जैसे a1 अपॉन a2, सी x यहां पर है ना वेरिएबल, और कांस्टेंट क्या है, तो हम कांस्टेंट्स के लेंगे रेशियोज, तो क्या हो जाएगा a1 अपॉन a2, ओके, वन रेशियो, एंड अनदर रेशियो यहाँ पे लेंगे हम b1 अपॉन b2। सिमिलरली यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, सॉरी ये c1 है, तो यहाँ पर क्या ले सकते हैं, c1 अपॉन c2। नाउ what we will see, we have got three ratios and we will find the relation between these three ratios। अब हम इन तीनों रेशियो के बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे, तो देखेंगे हम कि अगर यहाँ पर ये सब इक्वल हैं, ये सब क्या है, इक्वल हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे थर्ड केस, अब इसमें भी तीन केस होगा भाई, वही दो लाइनें हैं, या तो इंटरसेक्ट करेंगी, या तो एक दूसरे के ओवरलैप करेंगी, और या तो क्या होगा, दोनों पैरेलल होंगी, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर इन दिस केस इफ
A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, इन दिस केस अगर ये तीनों इक्वल आ जाते हैं तो इन दिस केस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट. इट मीन्स दैट दे बोथ आर ओवरलैपिंग ऑन ईच अदर. मतलब ये दोनों लाइन अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ओवरलैप करेगी. इसका मतलब हम इक्वेशन को देख करके बिना ग्राफ पे प्लॉट किए हम ये बता सकते हैं कि अगर हम इनको प्लॉट करेंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर प्लॉट होंगी और दे विल हैव इन्फिनाइट नंबर ऑफ द सॉल्यूशंस, जैसे कि मैंने अभी समझाया. ठीक है, क्या देख करके? हम इनके जो कांस्टेंट है उनका रेशियो लेकर के, और ये है उनका स्टैंडर्ड फॉर्म. पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में उनको लिख लेंगे, उसके बाद में उनका A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकाल करके उसका रेशियो लेकर के अगर हम देखेंगे कि ये तो सारे इक्वल हैं, ओके, इसका मतलब क्या होगा कि दोनों ओवरलैप करेगा तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा. ठीक है भाई. और ये दोनों कैसे होंगे? डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट, जो कि हमने अभी पढ़ा पहले. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब एक केस हम देखते हैं कि जो हमारे दोनों वेरिएबल्स हैं x और y, उनमें लगने वाले जो कांस्टेंट है यानी कि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2, इन दोनों के बीच का हम देखेंगे रिलेशन. इन दोनों के बीच का अगर हमने रिलेशन देखा एंड दे आर नॉट इक्वल, ओके, सो इन दिस केस the pair of linear equation is consistent. It means the line will intersect at only one point and this pair of equation will have unique solution. मतलब इसके पास एक यूनिक सॉल्यूशन होगा. x की अलग वैल्यू आएगी, y की अलग वैल्यू आएगी, और वही वैल्यू हमेशा इनके लिए, मतलब कि इन दोनों इक्वेशन के लिए एक ही पॉइंट है जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब एक ही आंसर आएगा इनका. उसके बाद में एक केस और बच रहा है हमारा इनकंसिस्टेंट वाला. कौन सा केस? इनकंसिस्टेंट वाला, जो कि था पैरेलल लाइन होने वाला. ठीक है, अब देखिए, अगर A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 ये दोनों इक्वल हैं, बट कंडीशन लाइज हियर इन दिस, यहां पर कैच है कि B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, देन इन दिस केस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट. मतलब ये दोनों आपस में कैसी रहेंगी? पैरेलल रहेंगी. कैसी रहेंगी? पैरेलल रहेंगी लाइंस. ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई होगी. मैंने तीनों मेथड से, ग्राफिकल मेथड से भी समझा दिया और इनके कांस्टेंट वाले मेथड से भी देखने के लिए हमने आपको समझा दिया. अब एक छोटा सा हम ये करते हैं, क्वेश्चन करते हैं. चलिए देखिए, छोटा सा क्वेश्चन है. 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन. ओके, यहाँ पर 2 रेल्स हैं, मतलब रेल्स कैसी भी हो सकती हैं. ठीक है, तो जनरली रेल्स का नाम सुन के हमें ट्रेन की रेल का गाइड रेल्स का याद आता है. ठीक है, बट लेट्स सी. तो यहाँ पर एक इक्वेशन ये दी है, एक इक्वेशन ये दी है. विल द रेल क्रॉस ईच अदर? हाउ कैन वी चेक? ओके, तो अगर रेल क्रॉस करेंगी ईच अदर तो इन दिस केस कौन सा यहाँ पर केस हो सकता है? देखिए, तो यहाँ पर एक तो ये केस हो सकता है, और या तो फिर कैसा केस हो सकता है? ये केस हो सकता है. बट ये केस कब होगा? जब दोनों रेल एक दूसरे के ऊपर हैं, जब एक दूसरे के ऊपर हैं. ठीक है, तो हमें किस केस के लिए खोजना है? इस केस के लिए, बिकॉज क्वेश्चन इज आस्किंग विल दे मीट. सो इफ A1 अपॉन A2 is not equal to B1 upon B2, it means that they are going to intersect at a point. Okay, but if this case will arise, it means that they will be inconsistent and the rails will be parallel. Okay, so let's check. तो यहाँ पे हम चेक करते हैं भाई. तो 2 इक्वेशन जो दी गई हैं उनका हम लिखते हैं, इनको हम लिखते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड. ओके, यहाँ पे x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे लिखा है 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. नाउ लेट्स चेक कि ये स्टैंडर्ड में है कि नहीं. तो है. क्यों? देखिए, यहाँ पर ax by c, यहाँ पर ax by c, तो ये स्टैंडर्ड में है. सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये अपने गिवन स्टैंडर्ड में है या नहीं, मतलब जो लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट में है कि नहीं. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड A1 B1 एंड C1 फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड A2 B2 एंड C2 फ्रॉम दिस इक्वेशन. तो हम इन दोनों में से A1 A2 ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकाल लेंगे. चलिए, यहाँ का A1 कितना हुआ? साथ साथ आप बोलते रहिएगा 1, यहाँ पे B1 2 और यहाँ पे C1 -4. ओके, नाउ सी हियर,
here it will be 2 and will 4 and will be minus 12. Okay, now what we have to do, we have to take the ratios. तो ratios निकालेंगे हम कैसे, a1 upon a2 and b1 upon b2 and c1 upon c2. Okay, so let's check. निकालते हैं भाई 1 upon 2, a1 upon a2. Okay, 1 upon 2 and here b1 upon b2, that is 2 by 4. Okay, and here minus 4 upon minus 12, तो माइनस माइनस है तो ये हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 अपॉन 12. ओके भाई, देखते हैं अभी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 2 2 जा 4 एंड हियर इट विल बी 6. और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1 जा 2 3. देखिए तो यहाँ पर क्या केस बना. ओके, थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं. नाउ सी हियर व्हाट इज द केस. हियर 1 upon 2 is equal to this 1 upon 2, okay, but not equal to this 1 upon 3. अब इस 1 upon 3 के इक्वल थोड़ी है भाई, कि है, नहीं है, इक्वल नहीं है. नाउ लेट्स चेक द केसेस. तो दिस इज द केस, दैट इज सेकंड वन. ओके, तो इसमें क्या है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट. इट मीन्स दे आर not going to meet each other, so they are parallel lines. So what was the question, will the rail crosses each other? तो the question answer is big no. No, नहीं क्रॉस करेगा भाई. क्यों? क्योंकि अगर हम दोनों लाइनें ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो वो कैसी आएंगी, पैरेलल. कैसी आएंगी, पैरेलल. ओके, अब हम इसको एक बार ग्राफ में प्लॉट करके भी आप देखिएगा, होमवर्क में है आपके लिए. इसको आप ग्राफ पे प्लॉट करके देखिएगा, ये दोनों लाइनें कैसी आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं या नहीं आ रही हैं. ठीक है, ओके, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं. चलो, जैसे ये देखिए, हाँ, दिस वॉज द केस विच वी टॉक्ड अबाउट. नाउ यहाँ पे क्या था, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, बट दैट वॉज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो ये लाइनें कैसी हो गई, पैरेलल लाइन. और पैरेलल लाइन आपस में क्या होता है, नहीं मिलती हैं. क्या होता है, नहीं मिलती हैं. तो ये आपके एनसीईआरटी बुक से ही मैंने कुछ उठाया है. ठीक है, देखिए यहाँ पे ये कुछ ऐसा इक्वेशन है इनका. इन्होंने a1 अपॉन a2 का रेशियो निकाला हुआ है. देखिए 1 अपॉन 3, तो a1 अपॉन a2, और यहाँ पे माइनस b1 अपॉन b2, तो यहाँ पे माइनस 2 अपॉन 4. ये सारे रेशियो निकाले हुए हैं और इस तरह से इन्होंने बताया हुआ है कि इसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आएगा एंड इट हैज़ इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन बिकॉज द लाइन्स आर कोइंसाइडिंग. ओके, एक दूसरे के ऊपर ही बन गई हैं ये. अब उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, पैरेलल लाइन्स आएंगी एंड दे विल हैव नो सॉल्यूशन. तो ये आपके कॉन्सेप्ट हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव, अभी 10th से के बोर्ड से लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक ये आपको हेल्प करने वाला है. तो दिस कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर इन योर माइंड. क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में. ठीक है, क्रिस्टल क्लियर. अब उसके बाद में हम ग्राफ से कैसे चेक करेंगे और उनका आंसर कैसे निकालेंगे. अगर कोई भी लाइन कंसिस्टेंट है तो उसका एक आंसर आएगा. ओके, अब देखते हैं कि उसका आंसर हम कैसे निकालेंगे ग्राफ से. चलिए, तो सी दिस इज द क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड इन 2025. ओके, अब हम इसको करते हैं एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो गिवन इन एनसीईआरटी एग्जैक्टली. ओके, सेम. अब यहाँ पर देखिए एक्स, द इक्वेशंस आर x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12. ओके, सो सॉल्व देम ग्राफिकली. तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमें ग्राफ तो बनाना पड़ेगा. तो ग्राफ मैंने टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से आपके लिए बना रखा है. ठीक है, बस हमें क्या करना है, इसमें प्लॉट करना है. अब देखिए सिंपल सा यहाँ पे एक कैलकुलेशन किया गया है, जैसे मैंने यहाँ पर करके दिखाया था आपको. दिस इज द कैलकुलेशन विच वी हैव डन हियर. ओके, नाउ सी यहाँ पर क्या किया इन्होंने, y के फॉर्म में इस पूरी वैल्यू को ट्रांसफर कर लिया. देखिए कैसे, यहाँ पर x प्लस 3y. in case you are having any doubt in your mind, please write in comment box. I'll make another video to clear your doubt. I'll gather all your doubts and will make another video in which I'll clear a doubt session. And if you will support and I'll see a positive response, then we can go live also, in which we can interact and I can clear all your doubt before board exams. Okay, so इन्होंने y के फॉर्म में सारा कुछ निकाल लिया, तो हम भी ऐसे करते हैं कुछ. तो यहाँ पे 3y इज इक्वल टू 6 और ये x इधर गया तो इट विल बी अ माइनस एंड हियर y, और यहाँ पे 6 माइनस x अपॉन 3. तो दिस इज द वैल्यू which has been kept in this box. Okay, y equals to. अब हम क्या कर रहे हैं,
बार बार x को लेट कर ले रहे हैं, जैसे लेट द वैल्यू ऑफ x बी 0, क्योंकि वेरिएबल है x, तो x और y की वैल्यू तो चेंज होती रहेगी। ओके, तो जब x की वैल्यू हमने 0 रखा तो सी दिस इक्वेशन, यहाँ पर 6 माइनस 0, ओके, एंड अपॉन 3, तो 0 इज मीन्स नथिंग एंड दिस इज 3 2 जा, तो हियर आंसर ऑफ वैल्यू ऑफ y comes 2, and similarly we have repeated for this one. Here we have kept the value of x as 6, and then here this x has been replaced from 6. 6 minus 6 will become 0, and value of y will become 0. So we have got two coordinates here. Okay, the xy and xy. What coordinates we have got for this equation? तो इस equation के लिए हमें जो coordinates मिले हैं वो मिले हैं 0 2 and 6 0. ओके, तो हमें ये दो कोऑर्डिनेट्स मिले हैं इसके लिए हमें ये दो कोऑर्डिनेट्स मिले हैं। नाउ द सेम हैज़ बीन रिपीटेड फॉर दिस, इसके लिए भी सेम प्रोसेस रिपीट हुआ है। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, यहाँ भी y के टर्म्स में उसको ले लिया गया है, तो यहाँ पे अभी आराम से करता हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे 12 एंड माइनस हियर इट इज़ 2x एंड हियर y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x अपॉन 3। ओके, सो वंस x की वैल्यू हमने 0 ले ली, तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 हमने पुट किया, तो यहाँ पर क्या आ गया, y इक्वल्स टू कितना आ गया, ओके, आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक, yes, there is some mistake in this equation. ठीक है, तो ओके, देयर इज नो मिस्टेक, एक्चुअली देयर वाज मिस्टेक डन बाय मी। तो यहाँ पर क्या है, ये माइनस वाई रहेगा यहाँ पर, और ये यहाँ भी माइनस वाई रहेगा। ओके, तो इस वाई को अगर माइनस वाई हमने दोनों तरफ का साइन चेंज किया, तो हियर इट विल बिकम प्लस वाई एंड हियर इट विल बिकम व्हाट, द सेम 2x माइनस 12 अपॉन 3। ओके, ठीक है, करेक्टिंग माई सेल्फ। ठीक, तो अभी यहाँ पर हमने क्या किया, सेम प्रोसेस, यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखा, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए, पुटिंग x इक्वल टू 0, तो हियर दिस विल बिकम 0। ओके, देन हियर यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस 12 अपॉन 3, और ये हम अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बिकम माइनस 4, तो यहाँ पर आ गया माइनस 4। सिमिलरली 3 हमने x की वैल्यू रखा और यहाँ पर हमें माइनस 2 मिल गया। अब हमें इसके लिए दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ठीक है, एक्स वाई एंड एक्स वाई। तो क्या क्या कोऑर्डिनेट्स मिले, 0 माइनस 4, और यहाँ पर क्या मिला, 3 माइनस 2। ओके, तो हम अब इसको करेंगे प्लॉट। ठीक है, तो इस लाइन को पहले हम प्लॉट करते हैं। तो 0 एंड 2, एक्स इज 0 एंड वाई इज 2, तो दिस इज द पॉजिटिव वाई एक्सिस। ओके, सी ग्राफ, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप देख सकते हैं, दिस इज एक्स एंड दिस इज y, okay, and this is y dash and y dash and this is x dash। तो ये नेगेटिव y है, माइनस y, और ये माइनस x की तरफ है, और देखिए कुछ इस तरह से नंबर लाइन के फॉर्म में लिखा होता है 1 2 3 4 इंक्रीजिंग ऑर्डर, एंड हियर इट इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, एंड सिमिलरली ऊपर भी इंक्रीजिंग ऑर्डर, नीचे डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर अभी कोऑर्डिनेट्स आया है 0 2, तो हम इसको प्लॉट करेंगे। तो x 0 है, y 2 है, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। ओके, तो एक कोऑर्डिनेट तो हो गया हमारा यहाँ पे, इसको हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं, कौन सा, 0 2। बोलो भाई, किसी को डाउट? ओके, नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ओके, नाउ हियर इट इज 6 0, तो 6 0 मतलब x पे 6, y पे 0, तो x पे 6 यहाँ आ गया। ओके, सी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसको 6 और 0। ओके, नाउ वी विल take a scale, okay, and then we will join these coordinates। बोलो भाई, I think there is no confusion and there is no doubt till now। If there is any doubt, you can raise your voice in comment box। Okay, so this is a line which we have got। ठीक है, अब दूसरी लाइन में करूँगा दूसरे कलर से प्लॉट, so that there will be some clarity। Okay, now see, अब दूसरी लाइन, दूसरी इक्वेशन का हमें ये मिला है कोऑर्डिनेट्स, तो ये है 0 और माइनस 4, तो x पर हो जाएगा 0 और y पर हो जाएगा माइनस 4। सो दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस। ओके,
तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा -4। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा। हाँ, 3 एंड -2, तो वेयर इज 3, तो 1 2 3 x पे 3 एंड y पर कितना था -2, देन वेयर इज -2 1 2, सो आई थिंक वी विल प्लॉट दिस पॉइंट somewhere here, okay, and one point is here. Now we will take a scale, okay, and we will join this like this. Oh, we have joined this like this, okay. So this is the point, okay. So let me change the pen color. So this is the point where these both lines are meeting. They are intersecting each other. What? They are intersecting. What does it means? It means कि they have one solution, or you can call it unique solution. You can call it unique solution. It means 6 0 is the coordinate which satisfies both the equation. मतलब दोनों इक्वेशन के लिए 6 0 एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पर ग्राफ पर जो दोनों को सेटिस्फाई करता है। एंड सॉल्व देम ग्राफिकली, इट मीन्स इसका आंसर अगर हम लिखेंगे तो x इज इक्वल टू 6 लिखेंगे एंड y इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। यही वो वैल्यू है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करती है। एंड इसके हिसाब से अगर देखें तो दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स and they are having exactly one solution or unique solution. You can see here we have got that unique solution. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें unique solution वो मिल गया है। और यहाँ पर देखिए, if line intersects at one point then the pair of equation is called consistent. तो हम इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि the given pair of the equation was consistent. कैसी थी ये pair? consistent, okay. अभी यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा हमने किस तरह से इसको प्लॉट किया, ठीक है, एग्री। अब आगे हम बढ़ें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम इसमें एक एक्टिविटी करना चाहेंगे। आप एक होमवर्क आपके लिए है, आप इसमें चेक करिए A1/A2 B1/B2 का रेशियो निकाल करके चेक करिए, आर दे इक्वल और नॉट इक्वल। आंसर ऑब्वियसली बात है नॉट इक्वल आना चाहिए, बट आप फिर भी एक बार चेक करेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि इक्वल है या नहीं इक्वल है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके, सी दिस वाज द PYQ विच आई हैव सॉल्व्ड। और ये एक फेमस पेट क्वेश्चन है जो कि एक ऐसा क्वेश्चन आना ही आना है। चलिए देखते हैं। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंस। मीन्स हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि ये लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं या फिर पैरेलल रहती हैं या फिर एक दूसरे के ऊपर चली जाती हैं, कोइंसिडेंट, ठीक है। ओके, तो हमें तीनों केस याद होगा कि अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, इस केस में हम बोलेंगे कि दिस इज द फर्स्ट केस इन विच यूनिक सॉल्यूशन है और लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, एक पॉइंट पर लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी। जैसा कि अभी हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर लाइनों ने इंटरसेक्ट किया और हमें आंसर मिला, और इस तरह से हमने ग्राफिकली इसको सॉल्व कर लिया। ओके, नाउ सी, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। पैरेलल का क्या मतलब हुआ कि जो B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, इट मीन्स दीज लाइन्स आर पैरेलल, दे आर नॉट गोइंग टू मीट एनीवेयर। ये दोनों लाइनें कैसी रहेंगी? पैरेलल रहेंगी। और थर्ड केस क्या होगा कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इन दिस केस the lines will intersect each other, not intersect, they will overlap each other and they will have multiple solution, ठीक है। तो हमें यही सिंपल सी बात है, यही चेक करना है। अब सबसे पहला काम हमें चेक करना है कि हमारा जो इक्वेशन दिया है क्वेश्चन में, गलती यहीं पे होगी, वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है कि नहीं, मतलब इक्वल टू के बाद जीरो है कि नहीं, इक्वल टू के बाद जीरो है कि नहीं, और ये इस फॉर्मेट में होना चाहिए। किस फॉर्मेट में? लेट मी चेंज माई पेन कलर। ओके, ये होना चाहिए AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0
इस फॉर्मेट में ये इक्वेशन है अगर, देन इट इज़ वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो आपको इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा इक्वेशन को। बट हम ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे और ये क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हमें इक्वेशन मिल गया कितना, 9x प्लस ये मिल गया 3y और प्लस ये मिल गया 12 इज इक्वल टू 0। अब मैं अगर देखता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्मेट से इसे मिलाता हूँ तो हाँ, ax by और प्लस c ओके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, गुड, वेल एंड गुड। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ दूसरी इक्वेशन, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या है, 18x ओके 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। सेम काम हमें यहाँ भी किया, हमने चेक किया कि ये फॉर्मेट में है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, ax by और c है। तो अब इसके बाद में इसका हम करेंगे आगे ऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसमें से निकालते हैं a1, यहाँ से निकालते हैं b1 और यहाँ से निकालते हैं c1। चलिए, तो यहाँ पर लिखते हैं 9 और ये है 3 और ये है 12। सिंस सब प्लस प्लस हैं तो साइन का कोई इशू नहीं है, अगर माइनस होगा तो साइन का इशू स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा a2, यहाँ पर होगा b2, यहाँ पर होगा c2 और हम इसकी भी वैल्यू लिखते हैं 18 and 6 and 24। एंड एज पर थियरी, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि हमें क्या क्या चेक करना है, a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। ओके, तो हम लेते हैं वैल्यूज़, ये है 9 अपॉन 18 एंड 3 अपॉन 6 एंड 12 अपॉन 24। इन सब को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 1 अपॉन 2, ये आएगा 1 अपॉन 2, ये आएगा 1 अपॉन 2। तो हियर वी कैन से दैट 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एंड 1 अपॉन 2। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये सारे आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। और अगर ये सारे आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब ये लाइनें कैसी हैं, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रही हैं। ओके, तो व्हाट वी हैव टू फाइंड कि ये लाइनें कैसी थी, इंटरसेक्ट कर रही हैं या पैरेलल हैं या कोइंसिडेंस हैं। तो वी विल से दैट द लाइन्स आर कोइंसाइडिंग टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के। अगर हम ग्राफ पे भी इसको प्लॉट करेंगे तो कुछ ऐसा प्लॉट होगा। फॉर एग्जांपल, एक ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, एक लाइन ऐसे प्लॉट होगी, उसी के ऊपर दूसरी लाइन भी प्लॉट हो जाएगी। हो सकता है एक लाइन बड़ी हो एक लाइन छोटी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट दोनों एक दूसरे के ऊपर प्लॉट हो जाएंगी। और ऐसे में इनके पास कितने सॉल्यूशन रहेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेंगे। कितने सॉल्यूशन रहेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेंगे। बोलो भाई, लेट मी चेक वेदर माई माइक्रोफोन इज़ वर्किंग। ओके, इट इज़ ऑन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ से आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हमारा जो ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड वो ख़त्म हो जाएगा। नाउ वी आर स्लोली ट्रांजिटिंग टू अलजेब्रिक मेथड। हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जो इसको सॉल्व करने का तरीका है, एक तो ग्राफिकल मेथड है और एक अलजेब्रिक मेथड है। अलजेब्रिक मेथड में हमने दो मेथड डिस्कस किए थे, एक तो है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक है एलिमिनेशन मेथड। दैट्स ऑल, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई का, ठीक है। तो लिखा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो हाफ द पेरीमीटर, लेट, हमने एक रेक्टेंगल यहाँ पे बना के रखा है। अभी रेक्टेंगल में क्या क्या होता है आपको पता है, एक तो होता है हमारे पास लेंथ एंड द सेकेंड थिंग इज ब्रेड्थ। ओके, एक हो गई लंबाई, एक हो गई चौड़ाई। हाफ द पेरीमीटर, नाउ वर्ड पेरीमीटर इज हियर। नाउ लेट्स रिमेंबर द व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर। द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर इज 2l plus b. Is there any doubt to anyone? So this is the formula of perimeter. So what it is saying, half the perimeter of rectangular garden. Okay, so let's half the perimeter of the rectangular garden, मतलब p by 2. p by 2 मतलब पेरीमीटर का आधा, और यहाँ भी क्या लिखा है, आधा ऑफ द पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर इज इक्वल टू यहाँ पे l plus b. इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? ठीक है। अब ये क्या लिखा है, whose length is 4 meter more than its width. Means there is another statement which is stating that length is 4 meter more than breadth. It means length is equal to 4 plus breadth. So this is the relation which this equation is giving. इसने एक relation दे दिया between किसके किसके बीच में, L and B के बीच में।
तो वो क्या आया कि लेंथ इज इक्वल टू 4 प्लस ब्रेड्थ। बोलो भाई, एक तो इक्वेशन हमें यहाँ से मिली थी, यहाँ से, ठीक है, और एक इक्वेशन हमें मिल गई यहाँ से। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई? ठीक है। एंड व्हाट इट इज सेइंग कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than it is 36। मतलब ये जो हाफ द पेरीमीटर है ना, दैट इज 36। तो इट मीन्स इट इज सेइंग कि पेरीमीटर का आधा जो है वो कितना है, 36 के बराबर है। तो व्हाट वी विल डू, वी विल पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। तो इससे हमें क्या आउटपुट मिलेगा कि, एक मिनट, हाँ, इससे हमें क्या आउटपुट मिलेगा कि 36 इज इक्वल टू एल प्लस बी। बोलो भाई, इतना हमें मिलेगा, ठीक है। और हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि L प्लस बी इज इक्वल टू 36 लिख सकते हैं। नाउ दिस इज द थर्ड इक्वेशन विच वी हैव गॉट, एंड व्हाट वी विल डू, पुटिंग दिस सेकंड इक्वेशन इन थर्ड इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके बीच में रिलेशन है, मतलब L इक्वल्स टू 4 प्लस बी बता रहा है ये पहले से। तो व्हाट वी विल डू, पुटिंग सेकंड इन थर्ड। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको पुट किया, तो L की जगह पर हमने पुट कर दिया 4 प्लस बी, और यहाँ पर फिर से प्लस बी तो ऑलरेडी था ही, इज इक्वल टू यहाँ हो गया 36, और यहाँ पर आ गया 2b इज इक्वल टू 36 माइनस 4, ये इधर जाएगा, 36 माइनस 4 मतलब 32, एंड हेयर b इज इक्वल टू 32/2 विच इज 16। okay, it means the breadth of the rectangle was 16। how much? it was 16। तो अगर breadth 16 है तो लेंथ कितना हो जाएगा, इस वाले रिलेशन में रखिए, तो लेंथ इक्वल्स टू 4 प्लस breadth, and breadth is 16, so length is equal to 20, so here length will be 20 meter, and here the breadth is 16 meter। so what was the question? we were supposed to find the dimension of the garden। तो आंसर में हम ऐसे लिखेंगे इसको फुल मार्क्स लेने के लिए, आंसर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, आपको पूरा लिखना है, मैं थोड़ा सा पिक्टोरियल फॉर्म में लिख रहा हूँ, इज 20 मीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 16 मीटर। आई थिंक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। ओके, तो these type of the questions are favorite for CBSE and these type of questions are asked। ओके, तो अब आते हैं हम अलजेब्रिक मेथड पे। मुझे लगता है अभी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफ पे कैसे प्लॉट करना है, इतनी सारी बहस जो हमने अभी तक इतनी सारी बकवासें करी हैं, ठीक है, वो सब आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। और अगर नहीं होता है तो आप इसको रिवाइज करते रहिए। चलिए, अब थोड़ी सी क्लास और बची है, कुछ क्वेश्चन हम और प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आपका चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। और ये क्वेश्चंस आपके बीच बीच से कभी एग्जाम्पल से उठाए गए हैं, कभी एक्सरसाइज से उठाए गए। नाउ सी, हाँ, अब हम धीरे धीरे अलजेब्रिक मेथड में घुसेंगे, ठीक है। अलजेब्रिक मेथड से क्या है कि हमें ग्राफ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, नथिंग टू डू विद ग्राफ, ओके, दिस ग्राफ विल बी कंसिडर्ड नल एंड वॉइड। हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक मेथड मतलब जैसे ये करते हैं 1 + 1 इज इक्वल टू 2, 2 + 3 इज इक्वल टू 5, कुछ इस तरह से करके हम इसका आंसर निकालेंगे। तो ऐसे कितने तरीके हैं भाई? तो 2 तरीके हैं। एक तो है सब्स्टिट्यूशन मतलब जो अभी मैंने ये क्वेश्चन किया, दिस क्वेश्चन इज समवॉट रिलेटेड टू द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने क्या किया, अभी इसकी वैल्यू देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो लेंथ की वैल्यू थी मैंने उसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से जब मैंने बोला कि पुटिंग 2 in 3, इट मीन्स वी आर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ लेंथ, मतलब इसका मतलब मैंने क्या किया, लेंथ की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया और इसमें रख दिया। यहाँ पर कितने वेरिएबल थे, 2, और इसको रखने के बाद यहाँ पर कितने वेरिएबल बचे, 1। तो हमने एक वेरिएबल का एक इक्वेशन दूसरे इक्वेशन से उसकी वैल्यू निकाल के इसमें रख दी। तो ये होता है सब्स्टिट्यूट करना। हमारे पास देखिए 2 इक्वेशन है, एक तो ये था, ठीक है, ध्यान से देखिए, एक तो इक्वेशन ये था और एक इक्वेशन हमारे पास ये था। अब इसमें से हमने एक की वैल्यू निकाली और इसमें डाल दिया, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, एक वेरिएबल यहाँ पर डेड हो गया और यहाँ पर बचा सिंगल वेरिएबल। तो अभी एक ही वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशन चाहिए, ओनली 1।
तो उस तरह से हमने सॉल्व कर दिया। तो ये इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे क्वेश्चन को, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ कर डाला था, इस इंट्रोडक्शन है, दिस इज इंट्रोडक्शन टू द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो दिस इज व्हाट सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, व्हाट अभी हम जिसे पढ़ने जा रहे हैं आगे। तो सॉल्व द फॉलोइंग पेयर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, अभी हम उसी को सिंपल फॉर्म में यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड में पढ़ लेंगे। ठीक है, अब देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 1। ओके, इज देयर एनी डाउट? I think there should be no doubt. Now the second equation is x plus 2y is equal to 3. Okay, what we have to do, we have to substitute the value of one variable in another equation so that that equation can be made of only only one variable. ठीक है, जैसे अभी यहाँ पर हमारे पास x और y दोनों वेरिएबल हैं, यहाँ पर x और y दोनों वेरिएबल हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के और इस इक्वेशन में इसको कर देंगे पुट। इस इक्वेशन में वेट अ मिनट, हाँ, इस इक्वेशन में इसको हम कर देंगे पुट। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पर इस इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल बच जाएगा, आइदर x या y। चलिए करके देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y। आई थिंक सब एग्रीमेंट में होंगे इससे, ठीक है, किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। देन दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो हियर वी हैव टेकन आउट द वैल्यू ऑफ x। अब हम x की वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो क्या करेंगे हम, पुटिंग 2 इन इक्वेशन नंबर 1। 2 को हम 1 में रख देंगे तो कैसे होगा, यहाँ पे 7, और इंस्टेड ऑफ राइटिंग x वी विल राइट this value of x which has been taken from this equation. So what we are doing, we are substituting the value of x in this equation. Okay, so we will write here 3 minus 2y minus 15y is equal to 2, and this will be the third equation which will give us the value of y. क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा इक्वेशन बन गया अभी जिसमें केवल एक ही वेरिएबल है जो कि है y, ओनली y। तो एक वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमें कितना इक्वेशन चाहिए, केवल एक, और वो ये इक्वेशन है। ठीक है, तो हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे। ओके ओके, 14y माइनस दिस इज व्हाट 15y इज इक्वल टू दिस इज व्हाट 2। तो यहां पर इस 21 को हम इधर भेज देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 29, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू this is 2 minus 21. Okay, so here we will get 19 and here we will get 29y. Okay, so y is equal to 19 upon 29। अभी हमें क्या करना है, इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे और इसका आंसर निकल आएगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ओके, अब देखते हैं आगे थोड़ा सा। इस क्वेश्चन को हमने कर लिया, ठीक है, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश की। अच्छा, सिंप्लीफाई आप करो, कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करा रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। क्या है, इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल इज एंड 3 इरेजर इज 9। ओके, देयर इज वन स्टेटमेंट दैट द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर इज 9। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। अगला क्या है, कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर इज 18। अच्छा, तो 4 पेंसिल और 6 इरेजर, मतलब पेंसिल और इसमें भी है, इसमें भी है, इरेजर इसमें भी है, इसमें भी है। अच्छा, इसका मतलब भैया यही तो है हमारा वेरिएबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी y आ रहा है बार बार। मतलब कॉस्ट ऑफ पेंसिल x, कॉस्ट ऑफ इरेजर y, कॉस्ट ऑफ पेंसिल यहाँ भी x, कॉस्ट ऑफ इरेजर यहाँ भी y। तो हम क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी how much pencil, 1 pencil, cost of 1 pencil be x and 1 eraser be y। तो हमने क्या किया, x मान लिया पेंसिल को और y मान लिया इरेजर को। अभी क्या बोल रहा है, एक पेंसिल का कॉस्ट यहाँ पर x है, एक इरेजर का कॉस्ट यहाँ पर y है, और ये बोल रहा है कि 2 पेंसिल का और 3 इरेजर का कॉस्ट 9 है। ओके, तो 2 पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा, 2x, और 3 इरेजर यानी कि 3y।
कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बोलो भाई। और फिर बोल रहा है कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल, ओके, तो 4 इंटू एक्स, एक पेंसिल का कॉस्ट कितना है एक्स, तो 4 पेंसिल का 4 इंटू एक्स, अभी क्या होगा प्लस यहाँ पर 6y इज इक्वल टू 18। आई थिंक देयर शुड बी नो डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको भी हमें करना है सॉल्व। कैसे करेंगे, हमें मिल गई एक इक्वेशन और मिल गई दूसरी इक्वेशन, ठीक है भाई। बोलो, इतनी बात सबके समझ में आई, ओके ठीक। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। देखिए, इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वैल्यू को इक्वेट करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड हम करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड चलिए यूज़ करते हैं। चलिए कोई भी मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, वी विल ट्राई विथ सब्स्टिट्यूशन मेथड, देखते हैं। तो यहाँ पर आ गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। नाउ सी x इज 2x इज इक्वल टू यहाँ पर 9 माइनस 3 एंड x इक्वल्स टू 9 माइनस 3y एंड x इक्वल्स टू 9 माइनस 3y अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 2। ये मिल गई x की वैल्यू, और ये इसको हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 3। व्हाट वी विल डू, वी आर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x। अब हम इस x को उठा करके इसमें डाल देंगे। बोलो भाई, इस x को उठा करके इसमें डाल दिया तो देखिए यहाँ पर 4, ठीक है, और यहाँ पर पूरा x का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3y अपॉन 2 एंड प्लस 6y इज इक्वल टू 18। बोलो भाई, इतना बात समझ में सबके आया, ठीक है, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को किस फॉर्म में लिख दिया, एक ही वेरिएबल के फॉर्म में, y और y। तो एक वेरिएबल आराम से यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 4 एंड हियर इट विल बी 19 एंड माइनस 3 2 6y एंड हियर विल बी प्लस 6y इज इक्वल टू 18, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पर y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। ईच पेंसिल और ईच इरेजर का हमने यहाँ पर मान रखा था, बट यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इट मीन्स दिस मतलब क्वेश्चन इज नॉट आंसरेबल। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो है, ये दोनों जो लाइंस हैं वो पैरेलल प्लॉट हो रही हैं। कैसी, पैरेलल प्लॉट हो रही हैं, और पैरेलल प्लॉट होने वाले लाइंस का जो आंसर होता है वो नहीं आता है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगा आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर करते हैं 3। अब है 5 years hence age of Jacob will be 3 times that of his son. Okay, now see what we have to do. So let the age of Jacob be x and his son be y। तो जैकब की हमने x मान लिया एज, और उसके बेटे की मान ली y। तो क्या लिखा है, 5 years hence, इट मीन्स 5 साल बाद। तो 5 साल बाद की एज कितनी हो जाएगी जैकब की, x प्लस 5, और उसके बेटे की कितनी हो जाएगी, y प्लस 5। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो what is saying, the age of Jacob will be 3 times। तो जैकब की एज कितनी हो जाएगी, जैकब की एज इतनी हो जाएगी, और वो कितनी होगी, 3 times दैट ऑफ हिज सन। एंड इसके सन की कितनी है, दिस y प्लस 5। तो दिस इज द इक्वेशन विच वी हैव गॉट फ्रॉम दिस क्वेश्चन। एक इक्वेशन हमें ये मिल गया। अब और क्या बोल रहा है, 5 years ago, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले कितना एज था, x माइनस 5 और y माइनस 5। ये था 5 साल पहले दोनों का एज, सन एंड फादर। दिस इज फादर, दिस इज सन, ओके। तो जैकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। तो जैकब का जो एज था पहले वो कितना था, 7 times। तो उसके सन की एज में 7 times करोगे तो जैकब का एज था। एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन विच वी वर लुकिंग फॉर, ओके। तो अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को। तो लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन, ओके। तो यहाँ पे जैसे हमने सिंप्लीफाई किया, ब्रैकेट खोला, तो यहाँ पर मिला x प्लस 5 इज इक्वल टू दिस इज 3y एंड प्लस 15। बोलो भाई, अब इसको हम इधर ले आते हैं सबको, क्यों, क्योंकि हमें उस फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया x माइनस 3y माइनस 10 15
-5 इज इक्वल टू -10, ठीक है। तो ये हो गया एंड दिस इज द इक्वेशन विच वी हैव गॉट, दैट इज थर्ड वन। ओके, हमने सिंप्लीफाई कर दिया इसको। अब इसके बाद में इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। इसको हम यहाँ पे लेके गए। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस 7y और यहाँ पर इसको लाएंगे तो ये हो जाएगा +30 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। और अभी ये हमको मिल गई दोनों इक्वेशन। अब हम इसको आसानी से कर सकते हैं सॉल्व। एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में हमें पुट करना है और ये हो जाएगा आसानी से सॉल्व। बोलो भाई, ठीक है। इसके आगे की जिम्मेदारी है आपकी। चलिए अब आगे आते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड बहुत सिंपल मेथड है। एक्चुअली हमें क्या करना है, जैसे दो इक्वेशन हमें मिलेंगे क्वेश्चन में। फॉर एग्जांपल ऐसा हमें मिलेगा a1x, ठीक है, प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन हमें क्या मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। इतना हमें अगर मान लीजिए इक्वेशन मिला एक, तो हमें क्या करना है, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। हमें क्या करना है, इनमें से सब्सट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। बट सब्ट्रैक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर दोनों में से किसी, जैसे ये एक ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया, इधर एक ये टर्म हो गया, इधर एक ये टर्म हो गया। अब ये y और ये x। तो हमें ये कोशिश करना है इसमें, इस क्वेश्चन में, कि फॉर एग्जांपल b1 इज इक्वल टू b2 या फिर a1 इज इक्वल टू a2। इन दोनों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना है और एक इक्वेशन को दूसरे से माइनस करना है। और इस तरह से हम एक टर्म को पूरा कैंसिल आउट कर देंगे, इधर y वाले को या x वाले को। तो हमारे पास बचेगा क्या, एक इक्वेशन बचेगा और एक वेरिएबल बचेगा, ठीक है। और एक वेरिएबल के लिए एक इक्वेशन चाहिए और हम सॉल्व कर लेंगे। ये तो हो गई थियरी। चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल, ठीक है। तो प्रैक्टिकल देखेंगे हम इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये है एक इक्वेशन दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहां पर सिंपल है। देखो इसमें क्या है, हम सब्ट्रैक्ट और ऐड दोनों भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों ही कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए हमारे पास दो ऑप्शन है, आइदर हम इसको 2x बना दें क्योंकि यहां पर 2x है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ओके, ठीक है, इसको मैं बैक करता हूं। इतना समझ में आ गया। अच्छा, एक ऑप्शन और है हमारे पास, हम इसको कर सकते हैं 3y और यहां पर है 3y। तो अगर हम ऐड कर देंगे इन दोनों को तो यहां पर +3y माइनस 3y ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास दो ऑप्शन है। और अगर हम इसको 2x करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये प्लस है तो माइनस करेंगे, तब ये दोनों कैंसिल आउट होंगे। तो हमें इन दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चूज करना है। तो चलिए, मुझे अच्छा लग रहा है कि यहां पर मैं क्या करूं, इसको 3y बना लेता हूं। क्यों? क्योंकि हमें साइन नहीं चेंज करना पड़ेगा। ऑलरेडी यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस है, आपस में ऐसे ही कट जाएंगे, ठीक है। अच्छा, हमें यह ध्यान रखना है कि ये क्या है, ये है हमारा राइट हैंड साइड। ओके, राइट हैंड साइड। और इसका ये क्या है, ये है राइट हैंड साइड। और इधर क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड। और इसका ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर किसी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हों, तो अगर हम उस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को भी किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दें और राइट हैंड साइड को भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो दोनों इक्वेशन बराबर ही रहेगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक तराजू है और अगर हमने 500 ग्राम्स इसमें भी बढ़ा दिया, 500 ग्राम्स इसमें भी बढ़ा दिया, तो वो क्या रहेगा, बैलेंस्ड ही रहेगा। ओके, तो सिंपली यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अभी हमें क्या करना है, हमारा एम क्या है, यहाँ पर 3y लाने का। तो इस पूरे इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वी विल मल्टीप्लाई इट बाई 3। एनी डाउट? तो अगर दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई किया तो तराजू की तरह ये इक्वेशन तब भी बैलेंस रहेगा। तो यहाँ पर है 3x प्लस यहाँ पर है 3y इज इक्वल टू, इट विल बी 15 एंड दिस इज द इक्वेशन विच वी वांटेड। ओके, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 लिख देता हूँ इसको, और इक्वेशन 2 ये है 2x माइनस 3y
इज इक्वल टू 4 एंड दिस इज इक्वेशन 2 एंड सी हियर, ध्यान से देखिए आप, अगर हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को और इसके लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दें तो हमें इसके भी राइट हैंड साइड और इसके भी राइट हैंड साइड को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ऐड कर देते हैं, देखिए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एडिंग, और यहाँ पर 3y है, यहाँ -3y है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, एडिंग 1 एंड 2। तो लेट्स सी, ऐड करते हैं दूसरे रंग से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 3x प्लस 3y, और यहाँ पर प्लस, अच्छा ब्रैकेट का दबा के यूज़ करना बिना कंजूसी के, तो तभी साइन में गलती नहीं होगी, नहीं तो आप गलती कर दोगे, ठीक है। अब ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने जोड़ दिया, इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड जोड़ दो, तो यहाँ हो जाएगा 4 + 15, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, अब आगे चलते हैं, ये ब्रैकेट खोल देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 3x प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3y प्लस, सब प्लस है तो इजी है, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा -3y इज इक्वल टू, ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 19। ओके, नाउ सी 3y एंड 3y माइनस एंड प्लस गोज अवे। ओके, अभी यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 2 और 3, तो ये हो जाएगा 5x, ऐड हो जाएगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 19, तो x इज इक्वल टू 19/5। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, x की वैल्यू निकाल ली। अभी इसी x की वैल्यू को हम अगर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें क्या निकल आएगा, y की वैल्यू निकल आएगी। इट इज़ वेरी इजी। ओके, तो आगे आप करेंगे खुद से, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे ही और है, मैं इसका इक्वेशन बना के देता हूँ, आपको एलिमिनेशन मेथड से करना है। 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ओके, तो क्या पता करना है, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, नूरी एंड सोनू का पता करना है। तो भाई नूरी का एज को हम ले लेते हैं x और सोनू के एज को हम ले लेते हैं y। विच एज, करंट एज, हमेशा क्वेश्चन में करंट एज को लेट करना है कि प्रेजेंट एज कौन सी है, ठीक है। अभी क्या है 5 years ago, तो करंट एज अगर x है तो नूरी की 5 साल पहले की एज कितनी होगी, चलिए देखते हैं, x - 5 ही होगी। ओके, और सोनू की कितनी होगी 5 साल पहले, 5 साल पहले तो सबके एज से 5-5 साल कम होगा ना भाई, तो सोनू की 5 साल पहले इतनी एज होगी। बोलो भाई इतनी बात समझ में आ गई। अभी क्या बोल रहा है, रिलेशन देखो, अभी इन दोनों के बीच में रिलेशन कुछ मिल रहा है हमें कि नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी वॉज थ्राइस, इट मीन्स सोनू की एज में हम अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो नूरी के एज के बराबर बैठेगा, ठीक है। ये तो दिस इज द इक्वेशन 1 विच द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू गिव अस। दिस इज 3y माइनस दिस इज 15 इज इक्वल टू x - 5, और यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा दाएं बाएं करेंगे, चलिए इन सबको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा x - 3y और ये उधर जाएगा तो +10 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 विच वी वर सर्चिंग। ओके, अभी क्या लिखा हुआ है, 10 year लेटर, 10 साल बाद, 10 साल बाद अभी की एज कितनी है x, तो 10 साल बाद नूरी की एज कितनी हो जाएगी x + 10 एंड सोनू की एज कितनी हो जाएगी y + 10। ओके, तो नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो मतलब सोनू के एज में अगर दोगुना कर दें तो वो नूरी का एज हो जाएगा 10 साल बाद। तो 10 साल बाद नूरी का एज कितना होगा x + 10 और सोनू का एज कितना होगा y + 10, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, क्यों, क्योंकि हियर इट इज़ रिटन दैट नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। ओके, सो लेट्स चेक, तो ये x + 10 इज इक्वल टू हियर विल बी 2y + 20। सी, तो इसको हम अगर सॉल्व करें तो x माइनस यहाँ 2y एंड हियर इट विल बी -10 इक्वल टू 0। So this will be the equation number 2 for which we were looking for. Now 1 and 2 can be solved easily by using which method? Elimination method, ठीक है। हमें क्या करना है, कितना ख्याल रखना है, बस कि यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए लेट्स सी, इसको करते हैं। तो देखिए हमें x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, तो एक x इसका गायब कर देते हैं, आपस में इन दोनों को
सबट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स सी। तो यहाँ पर होगा x माइनस ये होगा 3y, ये होगा 10, ठीक है। ये है लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में से मैंने माइनस किया किसको, इसको माइनस किया, तो ये क्या बचेगा, x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, कोई मतलब नहीं है। अब x माइनस 3y प्लस 10, यहाँ पे ब्रैकेट खुला तो ये माइनस x, ये प्लस 2y और ये प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ सी माइनस x एंड प्लस x गोज अवे, और यहाँ पर क्या बचा, माइनस 3 और माइनस 2y, तो यहाँ बचा माइनस y, और यहाँ पे क्या है 10 और 10 क्या बचेगा, प्लस 20 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स y को हम इधर भेज देंगे, अगर चलिए y को इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा 20 इक्वल्स टू y, या फिर y इक्वल्स टू 20। इट मीन्स कि ये बंदे का नाम क्या था, सोनू। एज ऑफ सोनू, करंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू 20 ईयर, मतलब सोनू अभी 20 साल का है, ठीक है। और अगर किसी भी इक्वेशन में हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, चलिए कोई भी इक्वेशन जो आपको अच्छी लगे, तो हम सेकंड इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं कि x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 को इधर ले जाते हैं प्लस 10, नाउ y इज इक्वल टू 20, तो यहाँ पे x माइनस 2 इंटू 20 y इज इक्वल टू यहाँ पे 10, और ये x और ये हो जाएगा 40, एंड दिस 40 विल गो दिस साइड माइनस साइन के साथ, तो इट विल बिकम प्लस 40। सो यहाँ पर 10 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 50। सो करंट एज ऑफ द नूरी इज 50 ईयर्स। ओके, करंट एज ऑफ द नूरी इज 50 ईयर, मतलब नूरी तो सोनू की दादी निकली भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस तरह से ये भी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। आपको इक्वेशन बनाना है, सम ऑफ डिजिट 2 नंबर, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन यहाँ पर है रेशियो वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे और इस वीडियो को यहीं पे करेंगे ख़त्म, ठीक है। तो रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। ओके, नाउ सी द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज दिस मच, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि एक्चुअल इनकम कितनी हो जानी चाहिए इस बंदे की, 9x, ओके, और इस बंदे की कितनी हो जानी चाहिए, 7x, ठीक है। क्यों, क्योंकि इफ दे आर इन रेशियो, इसका मतलब कोई एक नंबर है जिसको डिवाइड करने पर ये दोनों, मतलब कि कोई एक ऐसा नंबर है जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म है ये 9 और 7। तो हमने क्या किया, एक्चुअल इनकम ऑफ बोथ द पर्सन्स आर 9x एंड 7x, एंड एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ द पर्सन्स आर देयर 4y एंड 3y। ओके, सो व्हाट इज द केस, यहाँ पर क्या लिख रहा है, ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 पर मंथ। दोनों लोग हर महीने 2000 रुपये बचा लेते हैं। एक की सैलरी इतनी, एक की सैलरी इतनी है, एक का खर्चा इतना है, एक का खर्चा इतना है। तो इसका मतलब क्या करेंगे कि इसकी सैलरी में से इसका खर्चा घटा लेते हैं, सॉरी, इसकी सैलरी में से 9x माइनस 4y, इसका खर्चा मैंने घटा दिया, तो इसके पास कितना बचा, 2000 रुपये। अभी सेम इसकी सैलरी में से इसका वाला खर्चा घटा दिया, तो भी कितना बचा, 2000 रुपये। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है। अभी क्या फाइंड करना है, फाइंड देयर मंथली इनकम्स। तो मतलब x और y की x की वैल्यू अगर हमें पता हो जाए तो 9x और 7x जो आंसर आएगा वही होगा उनकी मंथली इनकम्स, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, हाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर है 4y और यहाँ पर है 3y, ठीक है। तो हमें इसी में खेलना है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है, और इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 12, ठीक है, यहाँ पर 12 हो जाएगा इन प्लेस ऑफ 4, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा इन प्लेस ऑफ 3, ठीक है। चलिए इसको करते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको
लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारा गोल है, क्या गोल है? इसको 12 करने का और इसको 12 करने का। क्यों? क्योंकि तभी हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों आपस से उड़ जाएंगे। तो देखिए करते हैं इसको 27, इसको हम 3 से कर रहे हैं तो 27x और माइनस ये हो जाएगा 12y इज इक्वल टू 3 2 जा 6 एंड इट विल बिकम 6000। ओके, सिमिलरली यहां पर हम 4 से करते हैं तो ये आ जाएगा 28x और यहां पर हो जाएगा माइनस और ये भी हो जाएगा 12y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8000 रुपीज़। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। तो ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। तो बस हमें क्या करना है, माइनस करना है। चलिए करते हैं माइनस। लेट मी चेंज द पेन कलर। ओके, तो यहाँ पे हमने लिखा 27x माइनस 12y और ब्रैकेट का खूब अच्छे से यूज़, यहाँ पे माइनस साइन लगाते हुए 28x और माइनस यहाँ पर 12y और इक्वल टू लिखते हुए और यहाँ पर 6000 और माइनस 8000 ऐसे लिखा। यहाँ पर राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड से, कोई इशू नहीं होना चाहिए। अभी आता है 27x माइनस 12y और माइनस, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो 28x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 12y इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा, आंसर लिख देते हैं इसका माइनस 2000। 8000 में से 6000 गया, सबको पता है 2000 आएगा माइनस में। अभी यहाँ पर 12 12 कैंसिल्स अवे, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा, 27x माइनस 28x इज इक्वल टू माइनस 2000। ओके, सो हियर यहाँ पे माइनस 28 से अगर 27 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस x इज इक्वल टू माइनस 2000। तो अगर हम माइनस माइनस हटाएंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2000। इट मीन्स वी हैव फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। सो एक्चुअल इनकम इनकी कितनी थी, एक की तो थी 9x यहाँ पे देखिए और दूसरे की कितनी थी 7x। तो इसकी कितनी हो जाएगी 9 इंटू 2000। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे हमने कितना मिला 2000 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 इंटू 2000, तो ये कितना हो जाएगा 18000। यानी कि एक की सैलरी कितनी थी 18000 और एक की सैलरी कितनी थी 14000। ओके, तो यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पे आंसर हम कैसे लिखेंगे, आंसर ये देखिए जो क्वेश्चन में पूछा है वैसे ही, मंथली इनकम, ठीक है। मंथली इनकम्स आर 18000 एंड 14000 रुपीज़। ओके, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का इस टॉपिक का एक पूरा फुल ऑपरेशन कर लिया है। आपके 10th के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें भी हमने देख ली, कॉन्सेप्ट भी देख लिया, आगे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पस से भी हमने थोड़ा बहुत इसमें देख लिया। अगर आपके इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हैं जितना मैंने बताया है, कैसे ग्राफ पे प्लॉट करना है, ठीक है, और कैसे लीनियर इक्वेशन क्या है, पेयर क्या है, तरह तरह के क्वेश्चन करवा दिया हमने, स्टेटमेंट बेस्ड करवा दिया, डायरेक्ट बेस्ड करवा दिया, एज बेस्ड करवा दिया, ठीक है, सम रेशियो बेस्ड करवा दिया। लगभग सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं जो कि बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, चलते हैं, अपने दोस्तों को आप शेयर करिए बच्चों और सबको हेल्प करिए ताकि सबके अच्छे मार्क्स आए बोर्ड में। एंड थैंक यू एंड हैव अ गुड लक। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।